देखेंगे उन्हें न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं देखेंगे। आपका चैप्टर का नाम तो वही है, इमरजेंसी प्रोविंसेस, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1975 से लेके 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। मतलब बोला गया था 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में, ठीक है, अनुच्छेद 356 जब लगेगा तो प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा कि और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन जनता पार्टी की सरकार आई 78 में, 44वें संविधान संशोधन ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा से अलग नहीं है। 1975 में कहा गया तो भाई साहब नहीं हो सकता, ठीक है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अधीन में 44वें संविधान संशोधन के मामले में कहा गया इस प्रावधान को समाप्त करते हुए कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। बोमई, ठीक है, आर एस बोमई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए हैं। क्या क्या निर्णय दिए हैं जरा देखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा कैसा है, न्यायिक समीक्षा योग्य है। राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि यह अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित अथवा यह दुर्भावना के तर्क के विरुद्ध पाया जाता है। तो राष्ट्रपति का शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा है, मतलब इसका न्यायिक समीक्षा हो सकता है, कोर्ट जाया जा सकता है, वो कहा गया। दूसरा बार यह भी कहा गया राष्ट्रपति शासन की जो संतुष्टि जो की जाती है वो तर्क संगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि वो अतार्किक होती है, अन्यथा अन्यथा आधार पर आधारित है, अथवा यह दुर्भावना या फिर तर्क के विरुद्ध पाया जाता है। मान लीजिए राज्य में बीजेपी की सरकार है, किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रपति तो मंत्रिमंडल के सलाह से काम करता है ना। ऐसे कंडीशन मंत्रिमंडल ये सलाह दे से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अब राज्य सरकार में कुछ ऐसी संवैधानिक तंत्र की विफलता भी नहीं हुई है, बस केंद्र में जिनकी सरकार है उनकी सरकार, राज्य में नहीं तो दुर्भावना के आधार पर लगा देंगे। तो ये तरीका मतलब क्या है, सही नहीं है, ठीक है, ये तरीका मतलब क्या है, जस्टिफेबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे कंडीशन में न राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है जो कि पहले नहीं हो सकती थी, ठीक है, 1975 में 38वें संविधान संशोधन नहीं हो सकती थी, अब हो सकती है। केंद्र पर जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मत कारणों को प्रस्तुत करे। अब ऐसे राष्ट्रपति तो लगा तो दिया, लेकिन राष्ट्रपति से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति कोई काम के लिए किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं था, बड़े अधिकारी होते, तो भाई राष्ट्रपति के मतलब को रिप्रेजेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो भाई साहब राष्ट्रपति शासन ऐसे ही तो नहीं लगता, मंत्रिमंडल के सलाह पे लगता है। तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार को, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मत कारणों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त है, अपितु ये देखता है कि कार्य तर्क सम्मत है अथवा नहीं। न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त है कि नहीं, अपितु यह देखता है कि कार्य तर्क सम्मत अथवा नहीं है। यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्यों को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार दे देता। अगर न्यायालय को लगेगा कि भाई सब राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है वह संवैधानिक प्रावधानों के अधीन नहीं है। राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तब ऐसी कोई घोषणा का मंजूरी नहीं प्राप्त होती है, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ हो तो विधानसभा पुनः जीवित हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, दो चीजें निकल कर, एक निलंबित निकल कर आती है, एक विघटन निकल कर आता है। निलंबन और विघटन दोनों में अंतर होता है। राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तक ऐसी कोई घोषणा की मंजूरी नहीं प्राप्त होती है, राष्ट्रपति विधानसभा का केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद ने इसे मंजूरी देने में असमर्थ हो तो विधानसभा पुनः जीवित हो जाएगी, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है, अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्यवाही की जा सकती है। जैसे बीजेपी के राज्यों पे
बीजेपी के कुछ राज्यों पे किया गया था। से मतलब वहां पे राज्य सरकार, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब पालन करने में मतलब क्या रही है, असमर्थ रही है। तो ये सारे कंडीशन जो है आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। आप चलेंगे आगे। 1992 में कुछ राज्यों को बर्खास्त किया गया था राज्य की सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा। और सरकार के द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया से राज्य जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को, मूल सिद्धांतों को पालन नहीं कर रही है। राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत होने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। तब तक यह न हो तब तक मंत्रिपरिषद मतलब क्या रहेगी, बनी रहेगी। राज्य सरकार विधानसभा में विश्वास मत होने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मंत्रिपरिषद बनी हुई रहेगी, ठीक है। जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों को सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए बीजेपी की सरकार बन गई, जैसे बीजेपी का बहुत सारे राज्यों में सरकार है। जैसे भी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी है। अब बीजेपी मतलब चुनाव हार जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो कांग्रेस की सरकार ये नहीं चाहेगी मतलब जहां जहां पे बीजेपी का राज सरकार बना सब जगह के सरकार को बर्खास्त कर दो। ऐसा नहीं होगा, ये तर्क संगत नहीं है, ध्यान में रखेंगे इसको। अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियां विशेष शक्तियां है, इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। ये भी कहा गया कि भाई साहब विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर है। अब लड़ाई अगर कहीं भी होगी तो हमेशा मतलब ब्रह्मास्त्र को निकाला तो नहीं जा सकता है ना। अब कृष्ण जी अपने महाभारत में तो हर जगह सुदर्शन चक्र नहीं चलाते थे। जब देखते थे कोई रास्ता नहीं बचा तब जाकर मतलब सुदर्शन चक्र का वो इस्तेमाल करते थे। रामायण में आपने देखा होगा, ठीक है, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जब देखता था कोई ऑप्शन नहीं बचा, सब कुछ मतलब एकदम विफल हो रहा है, देन ब्रह्मास्त्र का यूज होता था। तो 356 भी क्या है, एक तरह का बहुत ही विशेष शक्ति है, स्पेशल पावर है, ठीक है। इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों, यदा कदा, यदा कदा मतलब कभी कभार ही मतलब इसका प्रयोग करना चाहिए। न कि मतलब उठे न बैठे और सीधे जाके 356 लगा दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे अम्बेडकर जी ने बोला था ये मित्र प्राय पत्र है, ठीक है, मृत प्राय पत्र है, ठीक है। अम्बेडकर जी का तो इतना विश्वास है, उन्होंने यहाँ तक ही कहा था इसका प्रयोग कभी होगा या नहीं भी होगा, ठीक है, नाम मात्र का है। लेकिन अम्बेडकर जी का मित्र प्राय पत्र, अम्बेडकर जी तो जीवित नहीं रहे लेकिन इनके जो मृत प्राय पत्र जो था राज्यों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ। आजादी से लेके अभी वर्तमान तक 150 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन मतलब लगाया गया। उपायुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले देखेंगे तो सरकरिया आयोग में केंद्र राज संबंध 1988 पर 83 में सरकरिया आयोग बनी। 1983 में आपकी सरकरिया आयोग बनी थी और 88 में 5 वर्षों के बाद उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो सरकरिया आयोग की केंद्र राज्य संबंध 1988 पे आधारित रिपोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय का बोमई मामले 1994 में परिस्थितियां उल्लेखित है, जहां अनुच्छेद 356 का उचित एवं अनुचित प्रयोग के रूप में किया गया। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित होगा। अब कहाँ पे उचित होगा, इन परिस्थितियों में नहीं करेंगे तो दे तो दिया, पीछे जो हमने पढ़ा है इन सारे परिस्थितियों में दिया से मतलब क्या परिस्थिति होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। अगर लगता है तो क्या हो सकता है, क्या आधार होना चाहिए, ऊपर में हमने देखे। आप देखेंगे अगर राष्ट्रपति शासन का उचित अनुचित क्या है। जब आम चुनावों के बाद विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो अर्थात त्रिशंकु विधानसभा, तो ऐसे कंडीशन में लग सकता है भाई साहब किसी को बहुमत ही नहीं मिला। अब बहुमत अगर नहीं मिला तो ऐसे राज्य में अराजकता का माहौल नहीं ना आ सकता। मान लीजिए चुनाव अभी हुआ, मान लीजिए चुनाव अभी हुआ, 10 दिन में रिजल्ट आया, पता चला किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जब किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं हो तो राज्य में सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी किसी की सरकार, क्योंकि बहुमत ही नहीं है। पार्टियों को बोला गया सर तुम आपस में क्या करो, गठबंधन कर लेते। पार्टी में मतलब क्या है, एक मेल जोल नहीं है, तो कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। तो राष्ट्रपति देखेगा सर अगर राज्य में अगर किसी की सरकार नहीं रहेगी तो अराजकता का माहौल फैल जाएगा। जैसे गार्जियन एक बार घर से बाहर चले जाए, बच्चे को घर की जिम्मेदारी देके देते, घर की स्थिति क्या होती है आने के बाद, बिल्कुल देखिएगा अराजकता जैसा माहौल बना हुआ रहता है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य सरकार को, ठीक है, राष्ट्रपति चलाएंगे अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से, मेनली राज्यपाल की मदद से, ठीक है। और बोला जाएगा जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए, चुनाव करवाया जाएगा। अब देखोगे सरकार फिर से चुनाव कर मतलब क्या होगी, सरकार मतलब फिर से मतलब बनेगी, बहुमत में आ जाएगी तो फिर से मतलब सरकार बन जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा, राष्ट्रपति को लिफ्ट किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन को लिफ्ट कर दिया जाएगा। ये परिस्थिति कब होगी, ये परिस्थिति तब होगी जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे। दोनों के कारण हो सकता है, मान लीजिए किसी दल को बहुमत मिल गया लेकिन बोला हम सरकार नहीं बनाएंगे, मेरी मर्जी। और राज्यपाल के समय विधानसभा स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन ना हो,
तो वैसे कंडीशन में भी हो सकता है, या फिर जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने के इच्छुक ना हो, तो स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अवस्था में ना हो। मान लीजिए कोई सरकार पहले से चली आ रही है, जैसे नीतीश कुमार की सरकार इस्तीफा दे दे और बोलेंगे सब सरकार हम नहीं बनाएंगे, तो राज्यपाल देखेगा दूसरा जो छोटा दल होगा उसको बोलेगा सरकार बनाओगे, तो बोलेगा नहीं हम भी नहीं बनाएंगे, या फिर बोलेगा हम बनाने का मन तो है लेकिन मेरे पास बहुमत नहीं है। तो बिना बहुमत के सरकार तो बन तो नहीं सकता है। अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, चुनाव ही कराना पड़ेगा। लेकिन जब तक चुनाव करवाएंगे, 1 महीना 1.5 महीना जो भी चुनाव करने में जो समय लगा, तब तक राज्य सरकार को खाली तो नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाना है। तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ठीक है, यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे, एक आर्टिकल्स मैंने बताया था 365 कहता है कि भाई साहब राज्य का कर्तव्य होगा से केंद्र के जो भी संवैधानिक आदेश जो आते हैं उनको माने। ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो वैसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होगा, तो आप देखोगे तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 365 कहता है। जहां आंतरिक उच्छेदन हो, उपहार के लिए सरकार जब सोच विचार पूर्वक संविधान में कानून के विरुद्ध कार्य करे, तो इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में फूट पड़े, वो भी रीजन है। भौतिक विखंडन, जहां सरकार इच्छा पूर्वक अपना संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार करते हैं, तो राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हैं, तो भी मतलब लगता उचित होगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित होगा, मतलब इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन अगर लगाएंगे तो एक अनुचित प्रक्रिया मानी जाएगी। कब, जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दिया था, सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए, राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे। मान लीजिए किसी मंत्रिपरिषद ने मतलब इस्तीफा दे दिया, तो भाई साहब राष्ट्रपति का कर्तव्य ये होगा क्या, बाकी जो बहुमत वाला जो पार्टी जो उसको बोलेंगे से सभी को ऑप्शन देंगे, दूसरा जो सबसे जो बड़ा पार्टी होगा उसको ऑप्शन देंगे से क्या तुम्हारे पास बहुमत है, तो बोलेगा नहीं बहुमत तो नहीं है, या फिर बोलेगा बहुमत है, ठीक है बहुमत है तो सरकार बना लो, बोलेगा बहुमत नहीं है, तो बहुमत नहीं है तो पूछेगा देखो कोई गठबंधन करोगे किसी से, कोई छोटा पार्टी वगैरह उससे देखो गठबंधन करके देखो, अगर गठबंधन कर लेता है फिर उसकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति जब भी मंत्रिमंडल इस्तीफा वगैरह दे दे, मंत्रिमंडल इस्तीफा देते तो राज्यपाल डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन के लिए वो नहीं करेगी, सारा ऑप्शन तलाशेगी, जब देखेगी कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा, सरकार नहीं बन रहा है, देन यहाँ पे क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, लेकिन सारा ऑप्शन चेक करने के बाद जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले एवं मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत प्राप्त करने की अनुमति अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करे, वैसे कंडीशन में भी गलत होगा। जब विधानसभा बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनाव में भारी हार का सामना करे, जैसा कि 1977 तथा 1980 में हुआ। अब मान लीजिए विधानसभा में किसी दल के पास बहुमत है, ठीक है, विधानसभा में किसी दल के पास बहुमत है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 1977 में, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी बहुत सारे राज्यों में बनी हुई थी। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार जो बहुत सारे राज्यों में बनी हुई थी, लेकिन 1977 में 75 से लेकर 77 के बीच इमरजेंसी होता है, 77 में चुनाव होता है, और 77 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। जनता पार्टी की सरकार ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार जहां भी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां भी उनको पास लोक बहुमत नहीं है, वो जनता का विश्वास खो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन राज्य सरकार को भी जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की जहां भी सरकार थी, 8 के 9 राज्यों में आई थिंक सरकार थी, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं सर, 8 राज्यों में थी, सभी जगह पर सरकार को मतलब क्या क्या बर्खास्त कर दिया। मतलब कांग्रेस चुनाव हारी, कहां कांग्रेस चुनाव हारी, लोकसभा का चुनाव हारी, ठीक है, और उनके सरकार को ठीक है राज्यों में बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद 1977 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी की सरकार रहती है। जनता पार्टी की सरकार का कहानी समाप्त होगा 1980 में। 1980 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी फिर वापस आ गई। तो इंदिरा गांधी जैसे ही वापस आती तो जनता पार्टी की सरकार जितने राज्यों में था उसके सारे सरकार को इसने बर्खास्त कर दिया। तो ये कंडीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा में आम चुनाव हार का सामना करे तो इसके आधार पर विधानसभा में ठीक है सरकार को बर्खास्त न किया जाए। भाई चुनाव लोकसभा में हारा, विधानसभा को क्या लेना देना है लोकसभा के चुनाव से। आंतरिक गड़बड़ी जिसे कोई
आंतरिक गड़बड़ी जैसे कोई आंतरिक उच्छेदन अथवा भौतिक विघटन गड़बड़ी ना हो। राज्य में कुशासन अथवा मंत्रिपक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य में वित्तीय संकट, ऐसे कंडीशन में सही है राष्ट्रपति शासन। जहां राज्यों को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां स्थितियां विपत्ति कारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हो, जहां सत्ताधारी दल की परेशानियों को सुलझाने के लिए अथवा किसी बाह्य अथवा असंगत उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया गया, तो ऐसे कंडीशन पे ये सारे कंडीशन जो आपने देखे, मतलब इस सारे कंडीशंस में क्या थे, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उपयोग का निम्नलिखित परिस्थितियां अनुचित है, मतलब ये सारे परिस्थितियों में नहीं लगाया जा सकते है। ऊपर के जो परिस्थिति जो थे, ऊपर के परिस्थिति में सारे के सारे ध्यान रखेंगे, अनुचित 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 और उचित दोनों के दोनों दिया गया है। इसको जरा एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है। वित्तीय आपातकाल देखेंगे, दो तरह का आपातकाल है। एक राष्ट्रीय आपातकाल हम लोगों ने देखा, राज्य वाला राष्ट्रपति शासन देख लिया, अंतिम वाला जो वित्तीय है, ठीक है। उद्घोषणा का आधार देखें कैसे लगेंगे, तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में है। 38वें संविधान संशोधन 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपात की घोषणा करने के लिए संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है, ठीक है। अंतिम भी होगा, निर्णायक होगा, तथा किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की प्रश्न योग्य नहीं है। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस प्रावधान को समाप्त करके ये कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, मतलब इसका भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि, वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद से स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। जैसे ही वित्तीय आपात लगेगा उसके 2 माह के अंदर में संसद से आपको स्वीकृति देना पड़ेगा। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए, तो ये घोषणा पुनर्गठित लोकसभा के प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी। 30 दिन में निर्णय लेना पड़ेगा, परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। राज्यसभा का मंजूरी मिल गया होना चाहिए, ठीक है, तब उसको 30 दिन का दिया जाएगा नवगठित लोकसभा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यदि यदि एक बार यदि संसद दोनों सदनों में इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल कब तक रहेगा, तो अनिश्चित काल के लिए रहता, कोई भी समय नहीं दिया गया, तब तक रहेगा जब तक इसका वापस न लिया जाए। ये 2 बातों को इंगित करता है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसमें जारी करने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। जब भाई साहब इसमें वैसे एक बार जैसे लग गया तो लग गया, ठीक है, इसको बार बार संसद से पास नहीं करवाना पड़ेगा 6 महीने चाहे साल भर पे। लग गया तो लग गया, कब तक लगा हुआ रहेगा, अनिश्चित काल तक लगा हुआ रहेगा, क्योंकि इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं से कितने वर्षों तक, जैसे राष्ट्रपति शासन का 3 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें नहीं है। वित्तीय आपातकालीन घोषणा का मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है अर्थात संसद में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मतदान का बहुमत। वित्तीय आपातकाल को लगाने के लिए कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत। कैसा बहुमत है, साधारण बहुमत है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। लगाने के लिए तो है साधारण बहुमत, संसद के किसी भी संसदन में पारित किया जाएगा, लेकिन वापस लेने के लिए क्या है, तो वापस लेने के लिए ध्यान में रखिएगा किसी भी प्रकार का संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति खुद ही मतलब इसे वापस ले सकता है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, भाई आपातकाल लग रहा है तो उसके प्रभाव तो देखने को पड़ेगा। तो वित्तीय आपातकाल की प्रवर्ती घटनाएं निम्न प्रकार से है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है कि वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने का निर्देशित कर सकता है जैसा कि निर्देश में विनिर्दिष्ट है। अन्य निर्देश जैसा कि किसी राज्य को जारी करना राष्ट्रपति के उपयुक्त एवं आवश्यक समझे जारी कर सकता है। केंद्र को वित्तीय संबंधी, ठीक है, आदेश जारी कर सकता है। तो भाई साहब तुम यहाँ पे कटौती कर दो, इस सब्सिडी को बंद करो, इसको बंद करो, तो पूरी तरीके से राज्य जो होगा केंद्र के
निर्देश में काम करेगा। किन मामलों में? प्रशासनिक मामलों में नहीं। किस मामलों में? तो केवल का केवल वित्तीय मामलों में मतलब काम करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है। राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन एवं भत्तों की कटौती हो जाएगी। राज्य के सेवा में सभी वर्गों के सेवक की वेतन भत्तों में कटौती हो जाएगी। मान लीजिए कोई राज्य सरकार का टीचर का नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपया उसको मिलता है, तो वित्तीय आपात का लगेगा, तो केंद्र बोल सकता है सारे टीचर का सैलरी 30,000 रुपया कर दो। ठीक है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार के हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों तथा अन्य विधेयक के मामलों का आरक्षित रखना होगा। अब जितने भी राज्य विधानसभा के, तो जितने भी टैक्स से मामले होंगे, रुपया पैसा से मामला होगा, सारे के सारे राज्यपाल का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति के लिए सारे के सारे को सुरक्षित रख ले। राष्ट्रपति वेतन में भत्ते में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे राष्ट्रपति वेतन में भत्तों की कटौती के हेतु निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा, ठीक है, तो ध्यान, ये राज्य के लिए भी होता है, केंद्र के लिए भी होता है, तो ध्यान रखिए, केंद्र की सेवा में सभी लगे आदमी, केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्ति, डजेंट मैटर वो व्यक्ति कौन है। इसमें उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, उनके भी सैलरी को, ठीक है, जजेस के भी सैलरी को मतलब कम किया जा सकता है, फिर काटा जा सकता है। तो राज्य के सेवा के अधीन तो हम लोग ऊपर में पढ़ लिया। जब संघ के सेवा के अधीन जो भी अधिकारी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, संघ के सेवा में कौन होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी करता है, डिफेंस में नौकरी करता है, रेलवे में नौकरी करता है, तो संघ के सेवा क्या है ना, रेलवे, रेलवे संघ सेवा का दिन आता है ना। तो यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी है, वित्तीय आपात के समय उनके पैसा को कम किया जा सकता है, 20% कट कर लेंगे, 25% कट कर लेंगे, या फिर बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी तो बोलेंगे, ये भी बोला जा सकता है तो भाई साहब 3 महीना तुमको सैलरी नहीं दे पाएंगे। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। किसने कहा था? वित्तीय आपात जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, तो राज्य की संप्रभुता के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है, तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। ठीक है, संविधान में इसे शामिल करने के कारणों का व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि जब अम्बेडकर जी से बोला गया था क्यों 360 को शामिल कर रहे, क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा था देखिए, यह अनुच्छेद कानूनी, यह अनुच्छेद, ठीक है, क्या लिखा, न्यूनाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है। ये भी पूछा जाता है 360 के संदर्भ में, 360 के संदर्भ में, ठीक है, अम्बेडकर जी ने क्या कहा? अम्बेडकर जी का यह अनुच्छेद कानूनाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी है। इसे अति शक्तिहीनता के परिणाम स्वरूप अमेरिकी लोगों को पीछे छोड़ा है। जब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हो गया, यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था, अब तक वित्तीय संकट कभी भी घोषित नहीं हुआ। ठीक है, 1991 में वित्तीय संकट आया लेकिन लगाया नहीं गया, प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, बढ़िया ही है। अब आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना किस आधार पे होती है? आपातकालीन प्रावधान जो हमारे संघीय शासन व्यवस्था को एक तरह से एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है, राज्यों का पंगु बना देता है, तो इसकी निंदा की जाती है। कैसे करते निंदा? तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के प्रसंग निम्न प्रकार से आलोचना की है। संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट हो जाता है और केंद्र की बात के सर्वशक्तिमान हो जाता है। हमारा स्वरूप किसी संघीय है, लेकिन तुरंत जैसे लागू होगा आपातकालीन प्रावधान, हमारा स्वरूप कैसा हो जाता है? तो संघीय से सडन क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। कैसा होता है? एकात्मक होता है। राज्यों की शक्तियां एकल एवं संघीय दोनों पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथों में आ जाती है। राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा, राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता निरर्थक हो जाएगी, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला की नष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ठीक है, आपातकाल जब भी लगेगा तो मूल अधिकार क्या हो जाता है? अर्थहीन हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता। ठीक है, डॉक्टर एच बी कामत ने, ठीक है, ध्यान में, डॉक्टर एच बी कामत नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर एच बी कामत ने मत प्रकट किया कि मुझे डर है कि एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो
जो एक पुलिस राज, एक ऐसा राज जो उन सभी सिद्धांतों आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है, जिसके लिए हम पिछले दशकों से लड़ते रहे। एक राज्य जहां सैकड़ों मासूम महिला एवं पुरुषों की स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संचय रहेंगे। एक राज्य जहां कहीं शांति होगी तो वह कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी। ठीक है, ये किसने कहा? केवी कामत ने कहा। ठीक है, किसने कहा? केवी कामत ने कहा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे और भी कुछ प्रश्न, उसको जरा लेते हैं। सर्व दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसका विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान में कोई नहीं साम्य होगा। ठीक है, तो कहीं भी इस तरह का शक्ति के प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो केवी कामत ने इसका बहुत ही निंदा किया था। ठीक है, केटी शाह ने इस प्रकार केटी शाह ने इनकी व्याख्या इस प्रकार दी। प्रक्रिया और पतन का एक अध्याय मैंने पाया जो किसी ने नहीं कहा, परंतु दो विभिन्न धाराएं इस अध्याय के संपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित एवं प्रभावित करती है। केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशेष शक्ति से सुसज्जित करता है, सरकार को इन लोगों के विरुद्ध सशक्त करना, जो विशेषता इस अध्याय के लगभग सभी अनुच्छेदों में दिए गए सभी प्रावधानों के अध्ययन और शक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का नाम केवल संविधान में ही रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इन्होंने इस तरीके से निंदा की। टीटी कृष्णाचारी साहब ये पीछे नहीं रहे, उन्होंने बोला, टीटी कृष्णाचारी साहब ने कहा, भय प्रकट किया कि इन प्रावधानों द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे। हृदयनाथ कुंजरू साहब ने क्या कहा? पीटी आपातकाल के प्रावधान राज्य के वित्तीय स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। अब नेहरू हालांकि हालांकि संविधान सभा ने इन प्रावधानों को समर्थक भी थे, अतः सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे संविधान की जीवन साथी बताया। इमरजेंसी प्रावधान को, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान को संविधान का जीवन साथी किसने बताया? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने कहा। महावीर त्यागी ने विचार व्यक्त किया कि सुरक्षा बलों की तरह कार्य करेंगे और संविधान की रक्षा करने में सहायता करेंगे। अब देखिए, परमाणु बम लोग क्यों बना था? परमाणु बम अच्छा तो नहीं है, लेकिन परमाणु बम को बोला जाता है सुरक्षा बलों का सिद्धांत। सुरक्षा बल का सिद्धांत। अब बना हम रहे बम, लेकिन बोल रहे हैं क्या कि भाई साहब ये सुरक्षा, इससे मतलब क्या होगा? इससे शांति आएगी। अब शांति कैसे आएगी? आपके पास बम है, मेरे पास बम है, दोनों आदमी का बम है, तो आप हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, करेंगे क्या? हमेशा मन में डर बना रहेगा, अगर से भाई हमला किए तो ये भी तो करेगा। तो इससे क्या होता है? शांति भी स्थापित होती है। आपके पास बम है, मेरे पास नहीं है, तो हमेशा आप मुझे डरा के आप रखोगे। ठीक है, उसी तरह से बोला गया से ये 356 जो है इसका मतलब क्या करेगा? एक सुरक्षा बाल्व का काम करेगा। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बचाव में उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग अथवा राजनीतिक उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग भी संभावना है। अब यहाँ पे देखेंगे कहां कहां पे लगा है, कब लगा है। तो ज्यादा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ देख लेते हैं जो कि ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे बिहार में कब कब लगा, सबसे पहले हमको ये देखना है। पढ़िए जरा, बिहार में कब कब लगा? 1968 में लगा। महामाया प्रसाद सिंह की सरकार थी, महामाया प्रसाद सिन्हा है ना। 1968 में, 69 में, 72 में, 77 में, 80 में, 95 में, 99 में, 2005 में। सबसे अंतिम बार कब लगा? 2005। किसकी सरकार थी 5 में? राबड़ी देवी की। राबड़ी देवी थी ना, ठीक है। 1968 में लगा, 1968 में, 69 में, 72 में, 77 में, 80 में। इमरजेंसी के दौरान 77-80 के बीच में, 77-80, ठीक है। 95, 499, अच्छे, +5, +4, +6, +1, +3। कुछ ठीक नहीं बन रहा है, ठीक है। 68 में, 69 में, 72 में, 77 में, 80 में, 95 में, 99 में, 2005 में, ठीक है। याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बिहार के संदर्भ में याद रखिए, बाकी नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा। अब अरे केरल किधर गया भाई अपना? केरल किधर है? छोटा सा किधर है? हाँ, केरल में सबसे पहले 1956 में लगा था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लगा? टोटल में सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले केरल में लगाया गया, ठीक है। 1954 में क्या सरकार को बर्खास्त किया केरल में? सबसे पहले केरल ही लेता है, ठीक है। पंजाब किधर जा रहा है? पंजाब में लगाया गया सबसे पहले। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, सरकार को सबसे पहले बर्खास्त किया गया था, ठीक है।
जब यहाँ पे लगा था ना, तो केरल में सबसे पहले लगा था, फिर सरकार को बर्खास्त किया गया, ठीक है। किसी राज्य सरकार को 356 के आधार पर बर्खास्त किया गया था, ठीक है। और 351 सबसे पहले कहाँ पे लगा था? पंजाब। 1951 की बात करेंगे, पंजाब में सबसे पहले 356 लगा था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए? तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ध्यान में। दिल्ली में 2014 में, कब लगा दिल्ली में? 2014 में लगा। 2014। जम्मू कश्मीर में 2019 में लगा। याद रहेगा ना, जम्मू कश्मीर में तो याद ही रहेगा, ठीक है। दिल्ली में 14 में, जम्मू कश्मीर 2019 में। अब चलेंगे कुछ राज्य देख रहे। हाँ, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति लगाने के लिए भी बात कही जा रही थी। सबसे लास्ट में 1971 में लगा था। कब लगा था? 1971 में लगा था, सबसे अंतिम बार। यहाँ पे भी माहौल खराब है, इसलिए चर्चा में पूछा जा सकता था। सबसे अंतिम बार कब लगा था? 1971 में लगा था। 71। सबसे पहले पंजाब में 1951 में। सबसे पहले सरकार को बर्खास्त की गई 1956 में केरल में। ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को जब आप देखेंगे, तो सबसे पहले क्या है? 352 में क्या आपातकाल है? 352 में क्या आपातकाल है? 353 में क्या आपातकाल लागू होने के प्रभाव है? 354 में क्या आपातकाल की घोषणा जारी करते हैं राजस्व के वित्तन से संबंधित प्रावधानों का लागू होना। 355 में क्या है? तो राज्यों को बाहरी आक्रमण व आंतरिक व्यवस्था के आधार पर सुरक्षा संबंधी संघ के कर्तव्य, मतलब संघ का कर्तव्य होगा सो राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक व्यवस्था से मतलब सुरक्षा प्रदान कर। मणिपुर में जो लगा था। 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति के संबंध में प्रावधान है। 357 में क्या? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी घोषणा कर विधायी शक्तियों का प्रयोग 357 में। 358 में क्या है? 19 मतलब फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन है। 359 में क्या है? तो भाग 3 के प्रदत्त जितने भाग 3 के अधिकार, जितने फंडामेंटल राइट दिए, सबका है समाप्त, 20 को छोड़ के। 359 के ए में क्या? इस भाग को पंजाब राज्य पर लागू करना, निरस्त करिए। इस भाग को पंजाब राज्य पर लागू किया जाता है। 359 का ए निरस्त है। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान जो है 360 में है। तो 352 से लेकर 360 तक के संपूर्ण आर्टिकल्स मैंने आपको रिवीजन करवाया। इसको आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे। वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो आप लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है। ये सबसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आ गया हम लोग का, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे हम लोग। राज्य सरकार का पूरा सब कुछ पढ़ लिया, संविधान का आत्मा, हृदय, दिल, दिमाग सब पढ़ लिया। आप लोग सीधे हम लोग चलेंगे सेंट्रल में पढ़ेंगे। और सेंट्रल में जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर जो है, जो कि राष्ट्रपति का चैप्टर है, सेंट्रल के कार्यपालिका वगैरह को हम लोग अब देखना शुरू किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब हमारा आएगा, ठीक है। तो कल से हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है राष्ट्रपति। तो तैयार सभी लोग रहिएगा, प्रेसिडेंट को अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्लियर?